प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस व्याख्यान माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पूर्व के व्याख्यानों में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आने वाले रीतिकाल पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा आज की व्याख्यान का मूल विषय है बिहारी का परिचय और उसका युग। बिहारी का जन्म संवत 1652 में ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में केशव राय के घर में हुआ था। जैसा कि इनके निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट होता है, अपने जन्म के संबंध में वो एक दोहा लिखते हैं। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। इनके जन्म के 7-8 वर्ष पश्चात सभी इनके परिवार वाले ग्वालियर छोड़कर ओरछे रहने लगे थे। वहां पर रहते हुए बिहारी को केशवदास के ग्रंथों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर नरहरिदास नामक महात्मा, जो कि निधिवन गद्दी के संवत 1683 से संवत 1741 तक महंत रहे, को पिता तथा पुत्र दोनों ने गुरु बनाया। यानी बिहारी और उनके पिता दोनों ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। उनकी शिष्यता में बिहारी ने काव्य ग्रंथों का, संस्कृत, प्राकृत आदि का अध्ययन किया। बिहारी को केशवदास के पास रहकर अध्ययन करने का समय अधिक नहीं मिल सका, क्योंकि संवत 1664 के आसपास इंद्रजीत का राग रंग नष्ट होने से केशवदास गंगा तट पर वास करने के लिए चले गए। अर्थात उनके जो गुरु थे केशवदास जी, वो वहां से चले गए। तभी बिहारी के पिता केशवदास भी वृंदावन जाकर रहने लगे थे। वहां पर अन्य वैष्णव भक्तों तथा कवियों के संपर्क से बिहारी ने संगीत का अच्छा अभ्यास कर लिया था। वृंदावन में एक बार शाहजहाँ महात्मा नरहरिदास, जो कि उन दिनों वृंदावन में निवास करते थे, से मिलने के लिए आए और उनसे बिहारी की प्रशंसा सुनकर तथा उसकी प्रतिभा देखकर आगरा में रहने के लिए कहा। और इस तरह से शाहजहाँ के निमंत्रण पर कवि बिहारी आगरा चले गए। इस एक दोहा है उनका जिसमें इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। श्री नरहरि नरहा को दीनी बाह गहाई, सुगुन आगरे आगरे रहत आई सुख पाई। शाहजहाँ के पुत्र जन्मोत्सव पर अनेक नरेशों को बिहारी की प्रतिभा देखने का अवसर मिला। जब शाहजहाँ का पुत्र जन्म हुआ तो जो वहाँ राज दरबार में एकत्रित अनेक राजाओं ने बिहारी की प्रतिभा को देखा। इनकी कविता पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनकी वार्षिक वृत्ति बांध दी। अर्थात जो राजा आए थे उसकी प्रतिभा से वशीभूत होकर के वृत्तियां देने लगे उनको। नूरजहां की कुटिलता के कारण जहांगीर और शाहजहाँ के बीच में मनमुटाव हो गया था, इसलिए बिहारी को आगरा छोड़कर आना पड़ा। वह अपनी वार्षिक वृत्ति लेने के लिए राजाओं के यहाँ पहुंच जाया करते थे, जिन्होंने उनकी प्रशंसा की थी और वृत्ति बांधी थी। और कहा जाता है कि एक बार ऐसे ही संवत 1692 में जब वह जयपुर के राजा जयसिंह से वृत्ति लेने गए तो उन्होंने महाराजा को अपनी नवविवाहिता पत्नी में अनुरक्त देखा। महारानी चौहानी के कहने पर उन्होंने बड़ी सतर्कता तथा उत्साह से निम्नलिखित दोहा राजा के पास पहुंचाया। और ये कहा जाता है कि राजा जयसिंह के पास जब ये दोहा पहुंचा, ये बहुत ही प्रसिद्ध, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध दोहा माना जाता है। और दोहा इस प्रकार से है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही शोभिदो आगे कौन हवार। फूलों की डाली में छुपे सूल में बिंद कर महाराजा जयसिंह सचेत हो गए। जैसे ही उनके पास ये दोहा पहुंचा तो एकदम से उन्हें होश आया। उन्होंने बिहारी को बहुत सा पुरस्कार दिया और कहा कि वह इसी प्रकार के दोहे बनाकर उन्हें उत्साहित किया करें। महाराजा ने कहा कि प्रत्येक छंद पर एक सोने की मोहर मिला करें।
महारानी चौहानी ने भी बिहारी के इस महत्वपूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें काली पहाड़ी नामक ग्राम पुरस्कार में दे दिए। काली पहाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, जयपुर के पास ही है। तो इस तरह से पुरस्कृत होकर के बिहारी जयपुर में रहने लगे। कुंवर राम सिंह के जन्मोत्सव पर शीश महल में बहुत बड़ा दरबार किया गया और बहुत दान में दिया गया। यानी महारानी की इच्छा अनुसार बिहारी को राम सिंह का शिक्षक भी बना दिया गया। तब कुंवर के विद्याभ्यास के लिए अपने सभी दोहों को एकत्रित करके एक संग्रह बना दिया। इनमें अन्य कवियों के दोहे भी संग्रहित किए गए। इसी समय के आसपास जयसिंह को एक छोटी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, जिसमें लाखन नामक व्यक्ति को मार भगाया था, जो कि निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट होता है। रहित न रन जयसिंह मुखलखी लाखुन की फौज, जची निराखर ऊंच ले लाखुन की फौज। जयपुर में रहते हुए बिहारी ने मुगल सम्राट के दरबार से अच्छा संबंध स्थापित कर लिया था। जब इनकी पत्नी का देहांत हो गया तो ये वृंदावन अपने गुरु नरहरि दास के पास आकर फिर से रहने लगे। बिहारी के कोई संतान नहीं थी। कुछ विद्वानों का ये मानना है, उनका ये कथन है कि इनका कृष्ण नाम का पुत्र था, परंतु ये उनकी भ्रांति प्रतीत होती है। उन्होंने अपना भतीजा निरंजन कृष्ण ही गोद लिया था, जिसको कृष्ण के नाम से ही पुकारा जाता था। निरंजन ने सतसई की टीका लिखी थी। उनका जो निरंजन जो नाम था, उन्होंने निरंजन कृष्ण जो था, उन्होंने सतसई की टीका का भी संपादन किया था। बिहारी रसिक कवि थे, परंतु उनकी रसिकता नागरिकता से भी ओतप्रोत थी। वे बराबर नागरिकता के नाम पर रोते ही रहे। उनकी रसिकता के उच्छृंखलता का नाम भी नहीं, मतलब एक बड़ी सटीक रसिकता है। उनका संबंध सामंतवादी युग से था। उस युग में वैभव प्रदर्शन की लालसा ने सभी मानवीय वृत्तियों को अभिभूत कर लिया था। धन की चाह में आकर लोग नीति गलत ढंगों को अपनाने लगे थे। ये बात बिहारी को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक जगह पे लिखा भी है, मीत ने नीति गणित हवे जो धरिए धन जोरी। यानी नियत को उचित रखने का भी उन्होंने इसमें आह्वान किया था। बिहारी में जातीय प्रेम और हिंदुत्व के अभिमान का भी प्रमाण हमें दिखाई देता है। इसीलिए तो उन्होंने जयसिंह को मुगलों के लिए शिवाजी पर विजय प्राप्त करने पर कुछ नहीं कहा, परंतु बाद में अली कली वाले दोहे के समान एक दोहे द्वारा उसको मृदु फटकार दी थी। आप सभी जानते हैं कि इतिहास में शिवाजी और औरंगजेब की, मुगलों की आपस में लड़ाई होती रहती थी और राजा जयसिंह को भी इस लड़ाई में शिवाजी के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ऐसे में उन्होंने एक दोहे के माध्यम से राजा जयसिंह को फटकार भी लगाई थी, बहुत मीठी फटकार लगाई थी। और वो कहते हैं इस दोहे में, स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी कर तू पंछियन ने मारी। देखिए, स्पष्ट रूप से ये कहता है कि विस्वार्थ में आकर के तुम अपने भाइयों के यानी पक्षियों का शिकार मत करो। इसी से उन्होंने शिवाजी से संधि करने में ही अपना भला समझा। बिहारी बड़े ही विनोदी तथा जिंदा दिल आदमी थे। उनकी सतसई श्रृंगारिकता में ओतप्रोत होने के साथ साथ हास्य युक्तियों से रहित नहीं है। बिहारी का हास्य उनके जीवन की मस्ती का गंभीर चिंतन और सूक्ष्म पर्यवेक्षण के साथ अलौकिक सामंजस्य प्रस्तुत करता है। सतसई के रचनाकार बिहारी का देहावसान संवत 1720 के आसपास हुआ, जो कि निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट होता है। संवत ग्रह शशि जलदी चिति, चठी तिथि वासर चंद, चैत्र मास पंख कृष्ण में पूर्ण आनंद कंद। इस तरह से हमें इस दोहे के माध्यम से ज्ञात होता है कि संवत 1720 के आसपास उनका देहावसान हो गया। और बिहारी जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में चर्चित हैं समस्त रीतिकाल में, यूं बिहारी रीतिकाल की जो रीति सिद्ध काव्यधारा है उसके महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। लेकिन जब हम संपूर्ण रीतिकाल की चर्चा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कवि बिहारी उभरते हैं। आज हम कवि बिहारी के जीवन वृत्त के बारे में चर्चा कर रहे थे।
इसके बाद हम बिहारी की काव्य कला और बिहारी के अन्य जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।